कभी सोचा है कि कोई कमरा सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बना होता। कुछ कमरों में कुछ बाकी रह जाता है, ऐसा कुछ जो ना दिखता है न समझ आता है, लेकिन महसूस जरूर होता है। ये कहानी है एक ऐसे कमरे की जहां किसी ने नींद नहीं ली बल्कि नींद छीनी गई। एक ऐसा कमरा जो 2 साल तक बंद रहा और जब खुला तो फिर से किसी की रूह तक कांप गई। क्या वाकई दीवारें देखती हैं? क्या रूहें वक्त से परे भी भटकती हैं? और अगर हाँ, तो उस रात मेरे लैपटॉप पर वही लेक्चर क्यों बजा जिस प्रोफेसर ने एक छात्र की जिंदगी तबाह कर दी थी? अगर आप सोचते हैं कि हॉरर सिर्फ फिल्मों में होता है, तो जरा इस कमरे की कहानी सुनिए। हॉस्टल द लास्ट रूम। मैं अपना सामान समेट रहा था। मम्मी और पापा कमरे में खामोश खड़े थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मायूसी थी, जैसे वो जान रहे हों कि कुछ ठीक नहीं, लेकिन वो कह नहीं पा रहे थे और मैं सुनाना नहीं चाहता था। सिर्फ 15 दिन हुए थे इस हॉस्टल में आए हुए और अब वापस जा रहा था। कोई नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन मैं जानता था, और वही सच्चाई मेरे जहन में एक खौफनाक दाग बन चुकी थी। वो वक्त था जब कोविड की पहली लहर थम रही थी। कॉलेज फिर से खुलने लगे थे। मैं पहली बार घर से दूर जा रहा था, एक अजनबी शहर में, नए सपनों के साथ। मम्मी पापा के साथ हॉस्टल की तलाश कर रहा था। पहला हॉस्टल देखा, बिल्कुल घुटन भरा, ना खिड़की ना हवा और साझा बाथरूम। मुझसे देखा नहीं गया। कहा ये नहीं होगा मुझसे, कोई और देखते हैं। और तब मिला ये हॉस्टल, जहां से मेरी ये डरावनी यात्रा शुरू हुई। हॉस्टल साफ सुथरा था, थोड़ा दूर था लेकिन शांत, और मैं चाहता था शांति। इसलिए जब मुझे मिला सबसे आखिरी कमरा, दूसरी मंजिल के बिल्कुल कोने पर, मैंने झिझकते हुए हाँ कह दी। मुझे क्या पता था ये कोना एक अंधेरे रहस्य को समेटे बैठा है। पहला दिन ठीक ठाक गुजरा। सामान जमाया। थकान इतनी थी कि रात को जैसे ही बिस्तर पर गया, नींद आनी चाहिए थी, पर आई नहीं। कमरे में सन्नाटा इतना था जैसे कानों में शोर बज रहा हो। तभी अचानक मेरे लैपटॉप से आवाज आने लगी। एक लेक्चर अपने आप चलने लगा। भैया, वो भी हमारे फिजिक्स वाले सर की आवाज। लेट्स बिगिन विथ बेसिक क्वांटम असम्पशंस। मेरे तो पसीने छूट गए। घड़ी देखी, 1:05। मैंने फौरन लैपटॉप बंद किया। सोचा कि शायद साइट खुली रह गई होगी। मन को समझाया और किसी तरह सो गया। पर मुझे क्या पता था, यही वो आखिरी सुकून भरी नींद थी। सुबह 5:30 पर उठ गया। हॉस्टल का रूल था, सुबह एक्सरसाइज जरूरी। जैसे ही कमरे से बाहर निकला, देखा सीढ़ियों पर वही हॉस्टल का सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। नाम था रामू काका। उम्र करीब 60। आंखों में कुछ अलग सा था, जैसे सब कुछ जानते हों। रामू काका, धीमी सधी हुई आवाज में, बेटा, रात को पढ़ाई कर रहे थे क्या? थोड़ा धीरे किया करो आवाज। मेरी ड्यूटी थी ऊपर, सुनाई दे रहा था कुछ। हेडफोन लगा लिया करो अगली बार। मैं चौंका। मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, पर डर के मारे सिर्फ मुस्कुराकर हाँ काका कह दिया और निकल गया। अगली रात को सब फिर वैसा ही हुआ। 1:05 पर लैपटॉप फिर अपने आप ऑन। वही फिजिक्स सर का लेक्चर फिर खुद ही बंद हो गया। इस बार तो पक्का याद था, मैंने लैपटॉप बंद किया था। मैं उठा, चेक किया, सब नॉर्मल। मन में डर बैठ गया। रामू काका अब थोड़ा सख्त लहजे में, बेटा, फिर आवाज आ रही थी ऊपर से, ये आखिरी बार कह रहा हूं, अगर फिर से हुआ तो लैपटॉप रखवा दूंगा। मैं डर और गुस्से में था। बोला, काका, मैंने कुछ नहीं चलाया। लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया और मैं चुप हो गया। कुछ तो था जो काका को भी परेशान कर रहा था। तीसरे दिन एक सीनियर मिला। नाम नहीं बताया, बस इतना कहा, भाई तू उसी रूम में है? मैं बोला, हाँ। वो मुस्कुराया नहीं, सीधा बोला, तुझे नहीं पता उस कमरे में क्या हुआ था? मैंने ना में सिर हिलाया और फिर उसने जो बताया सुनकर रूह कांप गई। 2 साल पहले इसी कमरे में एक लड़का रहता था, 2nd ईयर का, टॉपर था। लेकिन एक दिन फिजिक्स के प्रोफेसर ने उसे क्लास में बेइज्जत कर दिया, सबके सामने जलील किया, और उस रात उसने यहीं इसी कमरे में खुद को खत्म कर लिया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। समझ नहीं आ रहा था, मैं उसी कमरे में था और हर रात उसी फिजिक्स सर का लेक्चर क्यों चल रहा था अपने आप। पर रूम बदलवाना आसान नहीं था और पैसे भी लिमिटेड थे। ऊपर से सिक्योरिटी गार्ड भी टाल जाता था बात। मैंने एक उपाय निकाला।
रात को सोते वक्त मोबाइल पर भजन चलाने लगा, कान के पास, ताकि मन शांत रहे। और वाकई अगले कुछ दिन सब ठीक रहा। कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं। मैं थोड़ा नॉर्मल होने लगा था। पर यह शांति स्थायी नहीं थी, क्योंकि 14वीं रात को वो सब हुआ जिसने मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी याद छोड़ दी। 14वीं रात थी। पिछले कुछ दिन जैसे किसी झूठे सुकून में कटे थे। भजन सुनते हुए सो जाता था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। रात के करीब 1:30 पर अचानक मेरी नींद खुली। कमरे में चुप्पी थी, एकदम सन्नाटा, पर कुछ खल रहा था। मैंने देखा फोन से भजन नहीं बज रहा था। मन में आया शायद बैटरी खत्म हो गई होगी, पर कुछ गड़बड़ थी। मैंने धीरे से कंबल हटाया और जैसे ही बाहर देखा, मेरा दिल एकदम थम गया। फोन कमरे के कोने में पड़ा था, फर्श पर, एकदम उल्टी दिशा में जहां मैं सो रहा था, और उससे 2 इंच की दूरी पर दीवार पर एक गहरी खरोंच थी, जैसे किसी ने जोर से फेंका हो। कमरे में कोई नहीं था, दरवाजा बंद था, खिड़की जड़ी हुई। तो फिर फोन वहां कैसे पहुंचा? और तभी दीवार के उस ओर जहां खरोंच थी, वहां से आ रही थी धीरे धीरे दीवार खुरचने की आवाज, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। तभी अचानक से पंखा धीरे धीरे चलने लगा और दीवार पर किसी की परछाई दिखने लगी, जो पंखे से लटकी हुई थी और गोल गोल घूम रही थी। मेरी रूह कांप उठी। बिना 1 सेकंड गंवाए मैं भागकर सीधा सिक्योरिटी रूम पहुंचा, जहां रामू काका बैठे थे। मैंने उनसे उनका फोन छीनकर पापा को कॉल किया। पापा प्लीज सुबह जल्दी आ जाइए, मुझे वापस ले चलिए, मैं नहीं रह सकता यहां। पापा ने मेरी आवाज की घबराहट समझ ली। कहां? ठीक है, सुबह आ रहे हैं। उस रात मैं अपने कमरे में नहीं गया, वहीं चौकी पर एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठा रहा। रामू काका मुझे चुपचाप देखते रहे, कुछ भी नहीं बोले। सुबह की पहली किरण के साथ ही मम्मी पापा पहुंचे। मैंने बस सामान उठाया और सीधा नीचे आ गया। कमरे की तरफ एक बार भी नहीं देखा, बस चुपचाप निकला। जब निकला, मम्मी पापा कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके चेहरे पर सवाल थे। मैं जवाब नहीं दे सकता था, नहीं बताना चाहता था उन्हें कि उस कमरे की दीवारें अब भी किसी की चीखें अपने अंदर समेटे हुए हैं। कभी कभी रातों में जब अकेला होता हूं, मुझे अब भी वही आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे माफ कर दो, मैंने हार मान ली थी। हॉस्टल का वो आखिरी कमरा आज भी खुला है। सुना है वहां अब कोई नहीं रुकता, और अगर कोई गलती से चला भी जाए तो अगली सुबह नहीं रुकता। लेकिन अब मैं जान चुका हूं, हर कमरा 4 दीवारें नहीं होता। कुछ दीवारें सांस लेती हैं और कुछ इंतजार करती हैं अपने अगले किराएदार का। घर लौट आया था मैं, पर वो कमरा, वो रातें और सबसे ज्यादा वो दीवारें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। नींद में चौंक कर उठ जाना, फोन की स्क्रीन पर खुद ब खुद जलती रोशनी, और फिर एक रात रामू काका का कॉल आया। बेटा, तुमसे एक बात करनी थी। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जो आज तक मैंने नहीं सुना था, डर और पछतावा। रामू काका ने जो बताया वो मेरे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। वो लड़का जिसने उस कमरे में अपनी जान ली थी, उसका नाम अमन था, और रामू काका उसे बहुत अच्छे से जानते थे। अमन एक सीधा सादा लड़का था, हमेशा चुप लेकिन बहुत मेहनती। रामू काका कहते हैं कि वो देर रात तक पढ़ता था, सबका चहेता था। पर एक दिन कक्षा में फिजिक्स के लेक्चर के दौरान प्रोफेसर ने उसे बुरी तरह डांट दिया। पूरी क्लास के सामने, तू कभी कुछ नहीं कर सकता, तेरा दिमाग 0 है जैसी बातें। और यही उसके आत्मसम्मान की अंतिम चोट थी। अमन उस दिन ट्यूशन नहीं गया, खाना नहीं खाया। रात को रामू काका ने देखा था, वो बस छत की ओर देख रहा था, बिना पलक झपकाए। और अगली सुबह सांस रोक देने वाली चुप्पी के बाद कमरे की दीवार पर उसी कोने में लटका मिला जिस कोने में मेरा फोन फेंका गया था। रामू काका कहते हैं कि उन्होंने उस दिन बहुत कोशिश की, लेकिन अमन चला गया। उसकी आत्मा शायद वहीं रह गई, शायद उसी दीवार में समा गई और किसी को जवाब देने के इंतजार में बैठी रही। और फिर मैं गया था उस कमरे में, उसकी जगह, उसकी हालत, और शायद उसी दर्द को लेकर। उसी प्रोफेसर का लेक्चर, उसी समय शुरू होना, वो आवाजें, वो दीवारें। मैंने रामू काका से पूछा, आपने पहले क्यों नहीं बताया?
उन्होंने कहा, मैंने कोशिश की थी बेटा, पर कोई सुनता ही नहीं। हॉस्टल वालों ने मामला दबा दिया, कमरे को बंद कर दिया 2 साल तक। फिर नई बैच आई और फिर तुम आए। रामू काका ने मुझे एक डायरी दी जो अमन की थी। उसमें हर रोज की तकलीफ, बेइज्जती और अकेलापन दर्ज था। आखिरी पन्ने पर बस एक लाइन थी, अगर कभी कोई मेरी जगह आए तो उसे बताना कि मैंने हार नहीं मानी, बस थक गया था। उस दिन मैंने ठान लिया, मैं चुप नहीं रहूंगा। मैंने डायरी की कॉपी बनाई, हॉस्टल के चुप हुए चेहरों को बताया और अंत में वो कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पर एक सवाल आज भी मुझे सोने नहीं देता, क्या अमन की आत्मा अब शांति में है या वो अब भी उस कोने में बैठा है, किसी और की कहानी में शामिल होने को? कभी किसी कमरे की दीवारों को ध्यान से सुनना, शायद कोई वहां अब भी अपना दर्द बयां कर रहा हो।